नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको KBC नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग एडिटोरिया वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आपको प्लेटफॉर्म बुक का 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप उसे भी जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहे मारने के लिए रेट्रोसाइड नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है और जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनत्व जो है यह आपको ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। इसमें तरंग दर, आयाम, आवृत्ति, गति आदि भौतिक गुण पाए जाते हैं, किंतु इसमें घनत्व जो है इसका गुण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि तरंगों को। आधुनिक टेलीफोन ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्य करता है, जबकि मोबाइल फोन जो है वह रेडियो तरंगों के माध्यम से कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि चेचक का टीका कहाँ से बनता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह आपको भेरू से बनता है। चेचक का टीका भेरू से प्राप्त किया जाता है और आपको 1976 ईस्वी में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम से। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम के उपयोग से विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्रामक रोगों के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन।
कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य घटक है। लाखों की संख्या में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की प्रधानता है और यह सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैम्बूसिया। गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति होती है। मच्छर के लार्वा और अंडे के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिल पौधा आदि। ये मछली जो है मच्छर के अंडों और लार्वा की चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक जो है वह एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 में आपको कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 माइक्रोन से कम होता है। श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हो कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सके और 5 माइक्रोन से छोटे हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कण नासिक झिल्ली के द्वारा रोके नहीं जा सकते और परिणाम स्वरूप यह श्वसन के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं, जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं तथा वे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। 13 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरी बेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी और महाराष्ट्र की क्रांतिकारी संगठनों में इसका प्रथम स्थान था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कड़ा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी जो थी वह बजी संघ में सर्वप्रमुख थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1576 ईस्वी में अकबर के आदेश पर मुनीब खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और इसके साथ ही 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19।
करा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक बिछाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी राष्ट्रीय नेता थे और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी तथा राजकुमार शुक्ल शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहादत खान। शहादत खान को मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई और शहादत खान को यह उपाधि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने दिया था और शहादत खान का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई और थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैशेषिक। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म कण परमाणुओं के आपको संघनन से हुई है और इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। वे भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि संग्रहित का अर्थ होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करा कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश ने शासन किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति का गठन जो हुआ था 1905 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा पर विजय थी। अशोक मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने लगभग 262 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की वर्तमान में कलिंग
वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती या तापी नदी जो है वह आपको पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुलई नगर से निकलती है और यहाँ की गावलगढ़ पहाड़ी जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूर अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको गोदावरी, कावेरी और कवाम पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो हुआ था वो आपको 1936 में की गई थी। इससे पहले हैली नेशनल पार्क नाम दिया गया था और बाद में इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामांकित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंडवाना। भारत की नवीन चट्टान प्रणालियों में गोंडवाना चट्टान है। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से आपको बिंद तथा कुडप्पा एवं धारवाड़ चट्टान प्रणालियों का स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में केंद्र है और खनिज है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। केंद्र है और खनिज है तो मुकुम जो है मकुम जो है वह असम में है, यह आपको कोयला क्षेत्र के लिए है। उसके बाद डल्ली राजहरा जो है, यानी कि जो बी में दे रहा है छत्तीसगढ़ में है, यह आपको लौह अयस्क के लिए है। उसके बाद कोरापुट जो है वह उड़ीसा में है और यह आपको बॉक्साइट के लिए है। और चित्रदुर्ग जो है वह आपको मैग्नीज के लिए है और यह कर्नाटक में है, यानी कि इसका राइट आंसर भी मिलान कर देते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक का हो जाएगा 3। दोस्तों इसमें ऑप्शन के अनुसार गलती दिया हुआ है इसमें, यानी कि हम तो मिलान कर दिए। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, यानी कि 35 का मिलान कर दिए वही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ए दे रहा है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाते हैं और इसे ही प्रवाल विरंजन निरंजन की संज्ञा दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ हो। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व, जो कि आपको उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पम्पास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है।
40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या नवीन मोरदार वलित पर्वतों में पाई जाती है और हिमालय, एंडीज आदि पर्वत जो है इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि गद्दी लोक निवासी है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हिमाचल प्रदेश के निवासी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, यानी कि डी हो जाएगा। मानस नदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इस तरह यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो कि असम और बांग्लादेश में बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर जोन है यह आपको गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको महानदी पर तैयार किया गया है और यह आपको उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय जलधारा है और यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी तट को स्पर्श करती हुई पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेविया तक पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या आपको शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 में कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैंक जो है वह आपको अपवर्तन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस के द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया था, जबकि इस सिद्धांत को पैंक के द्वारा 1924 ईस्वी में परिवर्तित किया गया था। तो यहाँ पे परिवर्तित पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है और वर्षा ऋतु के बाद जब मानसून पौने लौटती है तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब यह तमिलनाडु तट से टकराती है तो वहाँ वर्षा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों इसके पहले मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, 50 तक था जीएस, फिर मैथ रीजनिंग था 65 से, फिर आपको जीएस। देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्ग कर यानी कि टोल टैक्स जोन है वो आपको भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। सीमा कर, शिक्षा कर तथा सेवा कर भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि मार्ग यानी कि टोल टैक्स का लगाना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको देहरादून में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में 1997 में स्थापित किया गया है और इस इंस्टीट्यूट का चेन्नई में क्षेत्रीय केंद्र है जो कि दृष्टि विकलांगों को दक्षिण के राज्यों में पुनर्वास सेवा भी प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में आपको कह रहा है कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत तथा इजराइल। नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जोन है वो आपको ईपीसीजी का पूर्ण रूप है, यानी कि 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद यूनिस ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 41%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पटना में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल का उपयोग विकास अर्थशास्त्र में किया जाता है और इससे पूंजी की बचत और उत्पादकता के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था की विकास दर को समझा जा सकता है। और इस मॉडल को राय एफ हेरोड के द्वारा 1939 ईस्वी तथा यूशे डोमर के द्वारा 1946 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था और भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार इसी मॉडल को बनाया। और आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछे तो आपको पीसी महालनोबिस मॉडल यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार जो है यह आपको नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल का उत्पादन पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फर्मों की स्थापना करके उद्योगों की भांति किसी एक ही प्रकार की फसल विशेष कृषि की जाती है। जूट, मूंगफली, गन्ना, चाय तथा कॉफ़ी जो है प्रमुख नगदी फसलें हैं और ज्वार जो है नगदी फसलें नहीं है। ज्वार की खेती खाद्यान्न के रूप में की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। उसके बाद 1964 जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। उसके बाद 1982 जो हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक और 1987 जो हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्म मुद्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कुछ अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृद्धि होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80
कहा कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बेंगलोर में हुई थी। और भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में बेंगलोर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह को। 1991 ईस्वी के नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और इन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्याज दर। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं साख नीति का उपकरण है। यह आपको राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। और अन्य जो इसमें दिया हुआ है वह आपको राजकोषीय नीति के उपकरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धा पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सामाजिक सुधार योजना शुरू की गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि खेल कूद में असाधारण उपलब्धि के समान स्वरूप इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीज उर्वरक जल तकनीकी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उपज देने वाले बीज उर्वरक एवं जल तकनीकी के प्रयोग से आई और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापार स्तर पर कृषि उत्पादकों में वृद्धि हुई तथा भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह जो है वह उच्चतम है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कर कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि R.N. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा संकट कब हुआ। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 और 1980 के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94
94 में कह रहा है कि राजकोषीय घाटा है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है ये आपको राजकोषीय घाटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको 1921 ईस्वी महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसूर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली पर। करेंसी नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है और इस पद्धति के अंतर्गत आरबीआई के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पर कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम हो जाएगा क्वेश्चन 100। कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह आपको केबीसी नैनो बुक से लेकर के आए हुए थे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।